नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लव माई यूपी बोर्ड पर। दोस्त, आपको इस चैनल पर कक्षा 11-12 के एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर डेली बाय डेली मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, वंशागत के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि वंशागत क्या होता है। वंशागत मतलब इनहेरिटेंस, अनुवांशिक लक्षण का। अनुवांशिक लक्षण मतलब माता पिता के लक्षण के जो हमारे अंदर पहुंचते हैं। अनुवांशिक लक्षणों का मतलब जेनेटिक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है। वंशागत क्या है या इनहेरिटेंस क्या है? अनुवांशिक लक्षणों का यानी माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है। ठीक, हमें यह तो पता चल गया कि वंशागत का मतलब क्या होता है कि माता पिता के लक्षणों का हमारे अंदर पहुंचने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है। तो हमें ये सोचना आवश्यक है, ये जान लेना आवश्यक है कि आखिर वह कौन सी गाड़ी है या वह कौन सा फैक्टर है जिसके माध्यम से माता पिता के लक्षण हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। इसी का अध्ययन, उसी कारक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वंशागत के आणविक आधार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं बच्चे कि वंशागत का आणविक आधार क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। मतलब न्यूक्लिक अम्ल वह फैक्टर अथवा कारक होता है जिसके माध्यम से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं अथवा स्थानांतरित होते हैं। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। ठीक, वंशागत का आणविक आधार क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मतलब न्यूक्लिक अम्ल ही वह फैक्टर है जिसके माध्यम से माता पिता के लक्षण हमारे अंदर पहुंचते हैं या जिसके माध्यम से वंशागत की क्रिया के दौरान माता पिता के लक्षण हमारे अंदर पहुंचते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है या केंद्रक द्रव्य में होता है, जबकि आरएनए जो होता है यह कोशिकीय द्रव्य में उपस्थित होता है। ठीक दोस्त, अब देखते हैं हमारे न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होते हैं, अम्लीय पदार्थ होता है जिसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक अथवा न्यूक्लियस में उपस्थित होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक अथवा पॉलीमर होता है। ये जान लो बच्चे कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का बहुलक अथवा पॉलीमर है तो इसका मतलब ये है कि वह चीज़ छोटी छोटी किसी चीज़ों से मिलकर बना होगा। वह चीज़ क्या होगा? छोटी छोटी किसी चीज़ों से मिलकर बना होगा। ठीक, अगर न्यूक्लिक अम्ल जो है यदि यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लिक अम्ल छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होगा। या न्यूक्लिक अम्ल बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होगा, इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड का बहुलक अथवा पॉलीमर कहा जाता है। और इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निम्न तीन प्रकार के घटकों से होता है। और इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निम्न तीन प्रकार के घटकों मतलब फैक्टर अथवा कारक से होता है। पहला क्या है? पेंटोस शर्करा अथवा पेंटोस शुगर। दूसरा नाइट्रोजनी क्षार। नेक्स्ट फास्फेट समूह। अब सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले पेंटोस शर्करा क्या होती है। पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा। पेंटोस शुगर या 5 कार्बन वाली शर्करा होती, मतलब इसमें 5 कार्बन होंगे क्योंकि पेंटा का मतलब 5 होता ही है, जिसका सामान्य सूत्र C5 मतलब 5 कार्बन है, H10O5 होता है तथा इसमें फ्यूरॉन रिंग पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूरॉन रिंग क्या होती है देखते हैं। ऐसी वाला संरचना मतलब ऐसी रिंग वाली संरचना जिसके वलय अथवा रिंग में 4 कार्बन तथा 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, फ्यूरॉन रिंग कहलाता है। ठीक, तो बच्चे यही क्या है आपका पेंटोस शर्करा। अब इसमें देखते हैं कि फ्यूरॉन रिंग कहाँ पाई जाती है। ठीक, और इसमें 5 कार्बन कहाँ पाई जाती है? चूंकि पेंटोस शर्करा है तो इसमें 5 कार्बन पाया जाएगा। और इस रिंग वाली संरचना में कितने
और इस रिंग वाली संरचना में कौन सा रिंग पाया जाएगा? फ्यूरान रिंग पाया जाएगा। और इस फ्यूरान रिंग में क्या होंगे? 4 कार्बन तथा 1 ऑक्सीजन होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन कहाँ हैं। प्रत्येक कोने पर 1 कार्बन होते हैं। पहले कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा यहाँ ऊपर। ठीक, अब देखते हैं किसमें फ्यूरान रिंग कैसे पाई जा रही है, मतलब 4 कार्बन कहाँ है? पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जो ये पांचवा कार्बन है ये क्या है? रिंग से बाहर है, ध्यान देना। तथा 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन ये पाया गया। हो गए कि नहीं? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर कौन सा रिंग बनाए? फ्यूरान रिंग। और ये पेंटोज शर्करा है तो 5 कार्बन कहाँ है? प्रत्येक कोने पर 1 1 कार्बन तथा पांचवा कार्बन क्या है? रिंग से बाहर है। ठीक, अब पेंटोज शर्करा भी बच्चे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शर्करा निम्नोक्त 2 प्रकार की होती है, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखते हैं पहले राइबोज शुगर क्या है। सामान्य पेंटोज शुगर को राइबोज शुगर कहते हैं। मतलब सामान्य जो हमारी पेंटोज शर्करा थी वही क्या कहलाती है? राइबोज शर्करा। अतः इसका भी सूत्र अथवा फार्मूला क्या होगा? C5H10O5 होगा। ठीक, तो वही होगा 1 2 3 4, पांचवा कार्बन यहाँ जस्ट वैसे ही है जो सामान्य पेंटोज शर्करा हमने पीछे देखा था, ये वाली। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? राइबोज शर्करा भी कहते हैं। और यह जो राइबोज शर्करा होता है, यह जो राइबोज शर्करा होता है, यह आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। ठीक, राइबोज शर्करा आपका आरएनए के निर्माण में भाग लेता है, जबकि जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है यह किसके निर्माण में भाग लेता है? डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। ठीक, राइबोज शर्करा आरएनए के, डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए के निर्माण में भाग लेगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा डीऑक्सी राइबोज शर्करा क्या होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो बच्चे, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का डिटैच हो जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का डीनेचर हो जाना। ठीक, डीऑक्सी इसमें से देखो 1 ऑक्सीजन क्या होगा? खराब हो जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा या कहाँ से डिटैच हो जाएगा? राइबोज शर्करा से। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? डीऑक्सी। ऑक्सीजन का डिटैच हो जाना, निकल जाना, कहाँ से? राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर से। और ये क्या बन जाते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखते हैं कि हमारा जो क्या था, अगर यहाँ पर हमारा OH होता, ठीक, तो ये हमारा किसका फार्मूला हो जाता है? राइबोज शर्करा का। इस जो राइबोज शर्करा का जो दूसरा कार्बन, तो पहला कार्बन यहाँ होगा, दूसरा कार्बन यहाँ, जो ये राइबोज शर्करा का दूसरा कार्बन होता है, यहीं से 1 ऑक्सीजन क्या होता है? यहीं से क्या होता है? 1 ऑक्सीजन गायब हो जाता है। क्या हो गया? डीऑक्सी बन गया। किस कार्बन से? सेकेंड कार्बन से। जब सेकेंड कार्बन से 1 ऑक्सीजन गायब हो जाता है तो उस राइबोज शर्करा को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। जिसके कारण इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C5, 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 5 कार्बन होंगे। H10 मतलब हाइड्रोजन 10 होंगे, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये। ठीक, और संरचना क्या होगी? 1 ऑक्सीजन इसमें से दूसरे कार्बन से गायब कर देंगे। ऐसी राइबोज शर्करा, मतलब ऐसी राइबोज शर्करा जिसके 2' कार्बन से या दूसरे कार्बन से, ये दूसरा कार्बन हो गए, दूसरे कार्बन से 1 ऑक्सीजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, 1 ऑक्सीजन गायब हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। जिसका सूत्र क्या होता है? 1 ऑक्सीजन गायब है तो वो क्या हो जाता है? 5 के स्थान पर 4 हो जाता है, C5H10O4। संरचना क्या है? ऐसा। और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसके निर्माण में भाग लेता है? डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। जबकि राइबोज शर्करा किसके निर्माण में भाग लेता था? आरएनए के निर्माण में भाग लेता था। ठीक, अब देखो हमने जो न्यूक्लिक अम्ल पढ़े थे, न्यूक्लिक अम्ल 3 प्रकार के थे, एक पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजनी क्षार या फास्फेट, दूसरा क्या था? फास्फेट समूह, तीसरा क्या था? नाइट्रोजनी क्षार। अब हमारा क्या हो गया? पेंटोज शर्करा फिनिश हो गया, पढ़ लिए। ये 2 प्रकार के थे, एक राइबोज शर्करा जो आरएनए के निर्माण में भाग लेते थे, एक
डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए के निर्माण में भाग लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा, किसका दूसरा पार्ट है, यह न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की पार्ट है। दूसरा क्या पढ़ते हैं, फास्फेट समूह। ठीक, फास्फेट समूह ऋणात्मक प्रकृति का अम्लीय समूह होता है। मतलब फास्फेट समूह का जो नेचर होता है क्या होता है, अम्लीय एसिडिक होता है। और इसके एसिडिक के कारण ही, जिसके कारण ही न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर न्यूक्लिक अम्ल को हम अम्ल बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वह अम्लीय प्रकृति का है। और अम्लीय प्रकृति किसके कारण उसका है, फास्फेट समूह के कारण है। और इसका सूत्र क्या होता है, PO4 ट्रिपल माइनस, यहाँ नीचे लिख दिए गए हैं, बाकी यहाँ ऊपर होंगे ट्रिपल माइनस। फास्फेट समूह का सूत्र क्या होता है, PO4 ट्रिपल माइनस। और इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, तीसरा क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस। यह नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है जो निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक पिरिमिडीन। नाइट्रोजनी क्षार यह नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है और जो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन क्षार। इसमें सबसे पहले जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन खुद दो प्रकार का तथा पिरिमिडीन खुद 3 प्रकार का होते हैं। ठीक, पहला जो आपका प्यूरिन है यह 2 प्रकार का, पहला प्रकार क्या है, एडेनिन जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, गुआनिन जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, तथा पिरिमिडीन क्षार क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पिरिमिडीन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक साइटोसिन जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, दूसरा क्या है, थायमिन जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है, तथा तीसरा यूरेसिल जिसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब ये सब क्षार किसके निर्माण में भाग लेंगे, डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में भाग लेंगे। ठीक दोस्त, अब डीएनए के निर्माण में ए से एडेनिन भाग लेता है, जी से गुआनिन भाग लेता है, तथा सी से साइटोसिन भाग लेता है, तथा टी से थायमिन भाग लेता है। जबकि आरएनए के निर्माण में एडेनिन भाग लेता है, एडेनिन मतलब ए, गुआनिन मतलब जी भाग लेता है, साइटोसिन मतलब सी भाग लेता है, तथा थायमिन मतलब टी के स्थान पर यूरेसिल यू भाग लेता है। ठीक दोस्त, इसी के साथ ये लेक्चर आज यहाँ पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट दिन हम आपसे कल मिलेंगे। अब वहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरी तरह न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फास्फो एस्टर बंध क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है, ये सब। ठीक दोस्त, तो इसके अलावा आपको यदि और कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।